दोस्तों नमस्ते। सीटेट का पेपर हुआ है कल और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। सीटेट अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जो वास्तव में एनालिटिकल, जिस बच्चे ने सोच समझ के इस पेपर को किया है तो उसे वास्तव में ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा पेपर है। और जो केवल सूचनाओं को रटते हैं उन बच्चों के लिए पेपर हो सकता है हार्ड हो। मैं हमेशा बोलता हूं अप्लाइड पेपर था, 50 क्वेश्चन जो मैराथन में करवाए थे लगभग बिंदु वही थे, थोड़ी बहुत भाषा तो चेंज करता है। और जिस बच्चे ने भी भाषा को समझने का प्रयास किया है मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर भी हम प्रयास करेंगे पेपर के हिसाब से, यद्यपि अप्लाइड पेपर है लेकिन फिर भी आपने अपने कोडिंग क्या किया होगा एक तुलना कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पे विचार करने की आवश्यकता होती है। आपने कोई कार्य कर लिया और फिर अपने आप को देखना है, यानी मेटा संज्ञान की ओर लौटना है। तो इसमें कौन सा उदाहरण इस चीज को सटीक रूप से व्यक्त कर रहा है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, आंशिक सही लग रहा है। कक्षा की शुरुआत से, प्रारंभ से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आप अपनी समझ कैसे डेवलप करते हैं। सोच विचार करने की आवश्यकता, मतलब हमेशा याद रखना सीटेट का जो आंसर होता है ना उसमें समग्रता शामिल होती है। दो आंसर ऐसा लगेगा कि ये सही हो सकता है, बट जो समग्रता और गहनता लिए हुए आंसर हमेशा होता है। इन दोनों ऑप्शन को देखोगे आप, बी ऑप्शन क्या लगेगा आपको, सटीक लगेगा कि आपको उपयोग के बारे में अपनी समझ को डेवलप करना है। यानी पर्सन की लैंग्वेज भी यही पूछ रहा है, आप अपनी सोच पे विचार करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी पे जाना ही नहीं है आपको, बाकी तो सीधी कॉग्निटिव स्किल के प्रश्न है, ज्ञानात्मक। कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। आंतरिक आरोपण मतलब इंटरनल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, जब दूसरों पे डाल देता हूं। तो इनमें से कौन सा है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, टीचर पे डाल दिया। परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे थे, दोस्त, बाह्य मोटिवेशन। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर, टीचर पे डाल दिया। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यानी आंसर क्या आ जाएगा, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं असफल हो गया। सीटेट में ना होने का कारण था मैंने पेडागोजी को ढंग से समझा ही नहीं। तो डी ऑप्शन। तीसरा, कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत आते हैं भाई। इस बार तो कुछ पेपर का लेवल भी अच्छा ही आया है मेरे अकॉर्डिंग, बढ़िया पेपर का लेवल है, मतलब ज्यादा ही आगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आप सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन क्या है देखिएगा। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों से खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये कथन दिया गया है। लेकिन जब सीटेट का जो एक टॉपिक है लैंगिक, जेंडर वाला अपन देखते हैं तो ये कथन एक प्रकार से हमें ये व्यक्त करता है कि रूढ़िवादिता तो नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। लड़के भी तो गुड़ियों से खेल सकते हैं और लड़कियां भी तो कारों के साथ खेल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये बिंदु जो है वो गलत लगेगा। बच्चे किसी विशेष बाकी नॉर्मली होता है ऐसा, ये याद रखना। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सही है भी। नॉर्मली जो बच्चा बच्ची होती है वो देखती है हमारे कल्चर में हो क्या रहा है, लड़कियां कैसे व्यवहार करती हैं, लड़के कौन से व्यवहार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने व्यवहार को उसके अकॉर्डिंग निर्धारित कर ले। लड़कियां यदि गुड़ियों से खेलती हैं तो लड़के उसी चीज को चुन लेंगी। वैसे देखो, यदि आप बहुत गहनता के लेवल पे चले जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि होता तो ऐसा भी सही है और ये तो 100% सत्य है ही। तो ये दोनों सत्य हैं तो इसका मतलब तो ये भी बिंदु ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखिए एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा इस पर्सन को किस रूप में समझाता है। लेकिन मैंने कहा ये कथन जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता को व्यक्त करता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को व्यक्त करना मेरे अकॉर्डिंग शायद इस बिंदु को सही नहीं माना जाए। और यदि अलग अलग लेवल पे आप सोचेंगे तो आपको दोनों सही लगेंगे और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहां पे आर सही है तो आर का कहीं भी, अच्छा आर का इन्होंने कहीं मान नहीं रखा। ए आर दोनों गलत हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। देखो या तो ऑप्शन ये होगा 3, ए और आर दोनों गलत मान सकता है क्योंकि ए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, लैंगिक रूढ़िवादिता व्यक्त करता है, बट आर एकदम सही है। लेकिन आर का इन्होंने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया है। या फिर हो सकता है एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग इस चीज को माने क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता व्यक्त करता है। तो इसमें सी और डी मतलब
3 और 4 दोनों मुझे लग रहे हैं। अब एग्जाम में किसके साथ जाता है इस पे डिपेंड करेगा, आप क्या करके हैं आप जाने। बाकी 3 भी इसमें, 3 भी हो सकता है, दोनों को फाल्स मान लिया जाए, क्योंकि बच्चे दूसरों को देखकर ही तो निर्धारण करते हैं, याद रखना। और डी जो है इसमें ए आर दोनों सही है, ए आर सही व्याख्या है। यदि ए को सही मान लिया जाता तो फिर डी अपने आप ही हो जाता है। तो मैं इसमें खुद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या माना जाएगा, अप्लाइड पर्सन है। बाकी मैं इसमें हूं तो हो सकता है मैं 3 करके आऊं, ठीक है। बाकी 4 भी आंशिक रूप से, ये दोनों सत्य हैं। देखना होगा इसका कि आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 3 और 4 में से। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल। वैसे शब्दों का खेल बच्चा जो है वो 3 साल से 7 वर्ष के मध्य खेलना प्रारंभ कर देता है, 3 से 7 वर्ष के मध्य, याद रखना। अब चुटकुले और पहेलियां जो है ना, पहेली शब्द उलझा रहा है, पहेलियां स्पेशली बच्चा जो करता है वो 7 साल का करता है। कब करता है? 7 साल का। तो ये देखना होगा कि केवल शब्दों का खेल तो 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहेलियां जो स्पेशली वो 7 वर्ष में। तो 3 वर्ष 7 वर्ष, ठीक है ना। तो पहेलियों की वजह से ज्यादा सही आंसर लग रहा है 2 ऑप्शन, 7 वर्ष ज्यादा सटीक लग रहा है इसमें। ये सीटेट का लेवल आता है भाई, ये तो है। कैरोल गिल्लिगन ने कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की है, बहुत बार मेरा बताया हुआ है और बहुत बार हमने चर्चा भी की है, और किताबें भी मैंने बाकायदा लिख रखा है कि कैरोल गिल्लिगन ने कोहलरबर्ग की महिलाएं नारीवादी दृष्टिकोण के आधार पर आलोचना की थी। तो कहीं जाना ही नहीं है आपको, बाकी देखना ही नहीं है। नारीवादी दृष्टिकोण, कैरोल गिल्लिगन ने इस आधार पर आलोचना की, इसकी शिष्य थे और इन्होंने 3 चरण बताए थे, याद रखना, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? एक प्रकार से कि हम टूर पे गए और टूर पे आने के बाद बच्चों के साथ चर्चा की जाती है और देखा जाता है कि आपने क्या सीखा। तो एक प्रकार से फीडबैक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में साथी, टीचर, इन सब के साथ डिस्कशन होता है। तो हमेशा याद रखना, इसमें विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तो ये निदानात्मक, उपचारात्मक दोनों रूप में होता है। किताब में भी लिख रखा और आपको पता भी होगा। तो ये अधिगम के लिए आकलन होता है, याद रखना, ठीक है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा, बाकी भी जाना ही नहीं है, थोड़ा फास्टली करवा रहा हूं। शिशुअवस्था में समाजीकरण की संस्थाएं। समाजीकरण पे मैंने आपको मेगा टेस्ट में बताया था कि बहुत प्रश्न आते हैं। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार है और द्वितीयक संस्था विद्यालय। अब यहां भी सेम प्रश्न पूछा है। तो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था यहां तो प्राथमिक हो जाएगी, ठीक है। और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में समाज की बाद में क्या हो जाएगी? शिशुअवस्था के बाद में क्या आ जाएगी? द्वितीयक आ जाएगी। तो द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां विद्यालय और यहां पे ये। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकृति से है। लर्निंग डिसेबिलिटी जब भी अपन पढ़ते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो विशेषता में भी, मैंने पहली विशेषता शायद आपको पता हो तो अपने टेस्ट में भी ली थी, और उसमें लिख रखा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार है। तो यहां एकदम ऑप्शन दे रखा है तंत्रीय विकार है, जिसकी विशेषता अक्षरों आकारों को, यानी बच्चा लिख नहीं पाता, याद रखना। बाकी भी जाना ही नहीं है, याद रखना। तो डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम संबंधित। किताब में लिख रखा है, पहली विशेषता यही है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उद्यम जो उन्हें असामान्य रूप से तेज गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है, गजब प्रश्न है, पेपर का लेवल अच्छा है भाई। प्रतिभावान शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तेज गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। देखो, पाठ्यचर्या के हिसाब से तो होता है संवर्धन, इनरिचमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। पाठ्यचर्या के हिसाब से तो संवर्धन आएगा, और असामान्य रूप से तेज गति से आगे बढ़ाने के माध्यम से जो आता है वो त्वरण आएगा, गतिवर्धन आएगा। अब इसको कंफ्यूजन कर रहा है पाठ्यचर्या और दोनों शब्द डाल के, लेकिन यदि पूरी लैंग्वेज को आप समझेंगे तो ज्यादा सटीक आंसर बैठता है त्वरण, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, गतिवर्धन, ठीक है ना। तो तेज गति से आगे बढ़ाना, याद रखना। और पाठ्यक्रम संवर्धन के हिसाब से क्या होता है? संवर्धन, डी ऑप्शन। तो इस पे डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या मानता है। बाकी ए ज्यादा सही लग रहा है, बाकी डी भी सही है, गलत नहीं है डी, ये मान लेना आप। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, एडेप्टेशन करें, सही है। विविध दृष्टिकोण, सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच। देखो यहां कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, मतलब मेरा कोई पूर्वाग्रह हो सकता है कि ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे सीख ही नहीं सकते, इन बच्चों को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा जब प्रदान कर रहा हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरा भी तो कोई पूर्वाग्रह हो सकता है किसी बच्चे के बारे में, तो मुझे भी उसकी जांच करनी चाहिए, कहीं मैं तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूं। विविधता को एक बाधा के रूप में, मतलब ही नहीं है, विविधता को तो ये सहायक मानते हैं, विविधता की तो ये बात करते हैं। तो ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन डी गलत है।
ए बी सी कहीं लिख रहा 4 नंबर का। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप मतलब अनुमान लगा के भी कर सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास एक प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है? इस प्रश्न पे बहुत बार डिस्कशन किया है। जो अपनी एनसीईआरटी टेस्ट टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट की थी, उसमें भी इस प्रश्न को सेम मैंने शामिल किया था, यदि आपने देखा हो तो। दर्शन शास्त्री स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, ठीक है ना, दार्शनिक जिसमें लिख रखा है, क्लियरली लिख रखा है, ठीक है, और उदाहरण भी मेरा दिया हुआ है उस टेस्ट सीरीज में। तो दार्शनिक जो होता है ना, उसमें क्या होता है, अंतः व्यक्ति याद रखना, ठीक है। और मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या हो जाएगा, स्पैटियल मतलब दिशा संबंधी ज्ञान से संबंधित कौन होता है, मूर्तिकार, वास्तुकार, ठीक है, चित्रकार, ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये दिक् स्थान, बाकी भी जाना ही नहीं है। तो ये दिक् स्थान वाली तो अपने चर्चा की थी मेगा टेस्ट में भी, याद रखना, और अंतः व्यक्ति की भी चर्चा की थी मैंने, तो ये हो जाएगा, बाकी पे ध्यान ही नहीं देना है। हार्वर्ड गार्डनर में बताया था प्रश्न आएगा। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, अप्लाइड पर्सन है। समकक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कभी लक्ष्य, मैंने प्रतिस्पर्धा बताया हुआ है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास पॉजिटिव है, तथ्यों को रटना नेगेटिव है, यंत्रवत, मतलब ये तीनों नेगेटिव दिख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा रटना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को क्या करना चाहिए कि उनके अलग अलग प्रकार से सीखते हैं बच्चे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध नेगेटिव है, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता को प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, सही है। उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैली में एकरूपता लाने का प्रयास की जाए, ये तो तीनों नेगेटिव हो गए, सी हो जाएगा। महत्व देना चाहिए हमें और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, सही है। यदि क्रिटिकल थिंकिंग का आपको डेवलपमेंट करना है तो जितने अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग परिस्थितियां बच्चों के सामने रखोगे तभी तो बच्चे में डेवलप होगा। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, डिस्कशन करते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ, तो वे समालोचनात्मक और क्रिएटिव रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समझ करते हैं। तो ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है और वास्तव में इसके अकॉर्डिंग इसका सही भी है। और ऐसे प्रश्नों में लगभग जाना भी ये चाहिए कि सही स्पष्टीकरण, लगभग ऐसा ही होता है। ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है, हमेशा ऐसे प्रश्नों में यही करना चाहिए। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, अच्छा प्रश्न है, पेडागोजी बहुत आती है। जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर होता है, गलत है। तर्कसंगत से अनुभव, ये भी गलत है, अनुभवजन्य से तर्कसंगत की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट, हाँ सही है। अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त होता है, तो यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, बाकी तो सब तीनों उल्टे लिख रखे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं भाई। वाइगोत्स्की, मैंने तो कहा था कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और हार्वर्ड गार्डनर, तीन आदमी ढंग से पढ़ लिए ना सीटेट में तो लगभग सीटेट के लिए हो जाती है साइकोलॉजी में। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव का मतलब ही नहीं, सामाजिक अलगाव का मतलब क्या है कि सामाजिक अंत अकेला रहेगा, वो आइसोलेशन में रहेगा, बातचीत ही नहीं करेगा, अंत्यक्रिया नहीं करेगा, तो मतलब ही नहीं है। जबकि अंत्यक्रिया को इंपॉर्टेंट मानता है, तो गलत है। मांगीकृत पाठ्यक्रम की कहीं बात नहीं की है, मूर्त पुरस्कार की कहीं बात नहीं की है। सहकर्मी सहयोग यानी अपने दोस्तों के साथ अंत्यक्रिया करके सामाजिक सहयोग से सीखता है, इसकी बात की है, तो डी ऑप्शन इजी पर्सन था मेरे अकॉर्डिंग। लेव वाइगोत्स्की को लगातार वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक इनर स्पीच, मैंने कहा था इनर स्पीच पे प्रश्न आएगा और मैराथन क्लास में इनर स्पीच पे 2 प्रश्न डाले थे मैंने, ठीक है ना। आंतरिक कारक विकासात्मक देरी का संकेत है, गलत है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित रेगुलेट करने का, ये मैंने बोला था, आंतरिक नियमन रेगुलेट करने का इनर स्पीच को महत्वपूर्ण माना था, संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण उपकरण माना था। बाकी कहीं जाना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अपरिपक्व तो पियाजे मानता है, ये तो मानता है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा अपने विचारों को नियंत्रित करता है इनर स्पेस से, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। अप्लाइड पर्सन है बट इजी पर्सन है। यदि हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं तो वो क्या होता है, एनिमिज्म होता है। क्या होता है, एनिमिज्म। तो जीववादी सोच, बाकी पे जाना ही नहीं है। मैं सभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं ना। केंद्रीय मतलब एक पक्ष पे देना, पारिकाल्पनिक औपचारिक संक्रियात्मक होता है तो ये 4 वर्ष का हो नहीं सकता। पारगमना तक भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाएगा, तो ये गलत है। ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है, इसमें भी मैंने प्रश्न डाला था और सेम प्रश्न आया है। उसकी विशेषता बार बार रूढ़िबद्ध व्यवहार, दोहराना, आवर्ती व्यवहार, एक ही चीज को बार बार करेगा। सर दीवार से भिड़ा रहा तो भिड़ा ही रहा, एक चीज को बार बार करता है, ठीक है। समाज कौशलों का उच्च स्तर होता ही नहीं, निम्न स्तर होता है। कल्पना होता है, ऐसा मतलब ही नहीं है। उन्नत सामाजिक, ये तो सब डाउन होते हैं उसमें, तो ए हो जाएगा। ये सब मतलब मैराथन भी ढंग से देख लेना आपने, उसी से प्रश्न आ गए। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, समस्या समाधान कौशल पे मैंने 2 प्रश्न डाले थे, दोनों में से प्रश्न आए हैं।
कौन सा प्रभावी तरीका है? यदि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डेवलप करना है तो आप क्या करेंगे? अप्लाइड के अकॉर्डिंग उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान, यदि समाधान उपलब्ध करवा दे तो सोचेगा कहां पे? बुद्धि मंथन करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, और सहज अनुमान, ये मैंने ऑप्शन में दिया था, आपको पता हो तो, सहज अनुमान मैराथन में। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना नेगेटिव है। कठिन समस्याओं से बचना प्रोत्साहित, कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तीनों नेगेटिव हो गए तो दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। इजी प्रश्न है ये तो। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, और ये ऐसे प्रश्नों में बड़े उलझ सकते हो आप, कथन और ये निष्कर्ष वाले में। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सही है, जो सीखने में सक्षम होते हैं। यहां आपकी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, सभी थोड़ी हो सकते हैं, सभी इंटरनल थोड़ी होते हैं, बट ये सामान्य कथन है कि बच्चा इंटरनली सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, याद रखना, ठीक है ना, तत्पर होता है। तो ये दोनों ही ट्रू है, याद रखना, सही है, और दोनों सही है तो फिर उसके बाद सक्रिय भागीदारी, और वो तभी होगी जब बच्चे आंतरिक रूप से, ठीक है। ए आर दोनों सही हैं, और ये व्याख्या सही है, यही करना है हमेशा, व्याख्या सही करनी है, तो दोनों ट्रू हो तो व्याख्या भी करता है, हमेशा याद रखना। अनुभवात्मक अधिगम, यहाँ रोजर्स की बात की है, डेविड कॉल्ब की बात की, और डेविड कॉल्ब का जो पेरेंटल लर्निंग है, अनुभव अधिगम, वो किसकी बात करता है, याद रखना। ये इसके 4 सोपान यदि आपने पढ़े हैं अनुभव अधिगम के डेविड कॉल्ब के, तो समझ में आ जाएगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व की बात करता है, प्रक्रिया के बजाय अधिगम को उत्पाद तो होता ही नहीं है, प्रक्रिया होती है लर्निंग। बच्चों के अधिगम पे एक शिक्षक के नियंत्रण पर, बालक के नियंत्रण की बात करता है, बच्चा खुद चिंतन करके सीखेगा। सीखने पूर्ण बल की भूमिका को अनुभवात्मक अधिगम स्वीकार नहीं करता है, व्यवहारवादी स्वीकार करते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन। ये पढ़ा है थोड़ा सा तो हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अब इजी प्रश्न है ये। वैचारिकता देगी, गैर प्रासंगिकरण, ऑर्गेनाइजेशन, वर्गीकरण, ये तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं। गैर प्रासंगिकरण मतलब उससे रिलीवेंट ही नहीं है, तो जो ये रिलीवेंट नहीं, इसका मतलब देगी नहीं वो, तो बी ऑप्शन गलत। ये कथन वाले प्रश्न इतने सारे आ रखे हैं, हद हो रखी है भाई। शिक्षक और साथियों जो को अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। ठीक है, मतलब इंटरेक्शन होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कारण क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी सही है। तो ये एक संरचनात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ कथन है, लेकिन ये दोनों ट्रू हैं। इसके लिए आप हमेशा याद रखना, आपको डी ऑप्शन पे जाना है। किस पे जाना? डी। ए आर दोनों सही हैं, तो ए की आर सही व्याख्या करता है। लगभग ऐसे प्रश्नों में आंसर यही होता है, डी वाला ही। लेव वाइगोस्की पे तीसरा प्रश्न, हद कर दी भाई इन्होंने। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से आश्रित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये तो डिफरेंट चीज होगी। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, एकदम सही है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक करेंगे सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास को भी, तो गलत है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास सुगम बनाता है, नहीं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास सुगम बनाता है। पियाजे और वाइगोत्स्की का अंतर पढ़ा हुआ तो समझ में आ जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नहीं, एक स्वतंत्र रूप से विकसित थोड़ी होते हैं, तो सही है ये बी ऑप्शन, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये हो जाएगा बी। ए कैसे होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पे बच्चे आमतौर पे मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पे, ये मैंने चर्चा की थी आपको, यदि मेगा टेस्ट में मैंने, ये सेम लैंग्वेज थी, आपको पता हो तो, देखा हो ढंग से तो, कि अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग व्यवहार करना बच्चा कौन से स्तर में सीखता है। और ये सेम शब्द था, याद रखना, यदि आपने देखा हो तो, ये सेम शब्द था अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग। यदि आपने मेगा टेस्ट दिया हो तो, मेगा टेस्ट जिसने बच्चे ने दिया ना, उसके साइकोलॉजी में 30 में से 20% तो मेगा टेस्ट है, याद रखना, ठीक है ना। अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए, तो ये पारंपरिक हो जाएगा। अपेक्षा हमेशा पारंपरिक स्तर है, अच्छे लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, और सामाजिक व्यवस्था अकॉर्डिंग, बाकी भी जाना नहीं है। अपेक्षा शब्द और अच्छे शब्द दोनों से क्लियर हो गया, बाकी भी जाना ही नहीं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी एक स्थिति के एक पहलू पे ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति। अपन वस्तु के किसी एक ही पक्ष पे ध्यान देते हैं। गिलास का प्रयोग मैंने बताया था कि एक बच्ची जो है लंबी गिलास के ऊपर ध्यान देती है, जबकि दूसरा गिलास जो है उसमें मात्रा उतनी है, लेकिन वो कहती है मैं लंबे वाला लूंगी। मतलब ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। ये क्या है? केंद्रीयन है, जो 2 से 7 वर्ष के मध्य पाया जाता है। भौतिक वृद्धि और विकास, ये अच्छा प्रश्न है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विकास के सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो ग्रोथ डेवलपमेंट का पालन समीपस्थ
ते शीर्षगामी, नहीं नहीं, शीर्षगामी तो होता है बट समीपस्थ नहीं, ये गलत है, ये तो वाइगोत्स्की ने बताया था। विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण, विभेदीकरण नहीं होता, सरल से जटिल नहीं होता, एकीकरण का जरूर फॉलो करता है। एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल सरल नहीं, विभेदीकरण के दोनों शब्द गलत हैं, याद रखना। शीर्षगामी अवरोही हाँ, सिर से पैर की ओर, और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, हाँ आंतरिक से बाहरी, ये सही है, ठीक है ना। ये निकटस्थ विकास जो इस प्रोक्सिमी डिस्टल, मतलब आपको दिमाग के लगाना है कि सेफेलोकोडल टॉप डाउन, सिर से पैर, और प्रोक्सिमी डिस्टल मतलब कि अंदर से बाहर की ओर। तो दो मुख्य सिद्धांत होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब भाषा थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, प्रोक्सिमी डिस्टल और सेफेलोकोडल, डी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ग्रोथ और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में, अच्छा प्रश्न है भाई, इसको समझना थोड़ा सा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। शेष देखो 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज होती है ग्रोथ, हम सबको पता, 0 से 2 वर्ष में सबसे तेज होती है, 2 वर्ष के बाद धीमी हो जाती है, ठीक है ना। 2 वर्ष के बाद क्या होती है, धीमी होती है, याद रखना, लेकिन इतनी धीमी नहीं होती है। मध्य बाल्यावस्था में सबसे धीमी होती है, नाम मात्र की होती है, स्टेटिक मान सकते हैं, और उत्तर किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाती है, याद रखना। तो ये मेरी कई बार बताई हुई है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी, मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि। तो मध्य बाल्यावस्था से तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होगी, स्थिर, स्थिर तो नहीं होगी, धीमी, धीमी मान सकते हैं अपन। और सोच जो होती है वो क्या होती है, तार्किक नहीं होती है, सोच तार्किक नहीं होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इसलिए तो गलत हो गया। ये स्थिर, स्थिर नहीं होती, स्थिर मध्य बाल्यावस्था में होगी, तार्किक, तार्किक नहीं होती, ये भी गलत है। धीमी होती है, एकदम सही है। कुछ हद तक सेंट्रो आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित ही होती है, इगोसेंट्रिज्म होती है। 3 पर्वतों की समस्या प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ये 2 से 4 वर्ष के मध्य होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था वो आ ही रही है, तो ये सही है। फिर मध्य बाल्यावस्था में स्थिर, स्टैटिक, एकदम सही है। और सोच क्या हो जाती है, तार्किक हो जाती है। ये 7 से 11 वर्ष में क्या हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन 3 नंबर का यही होगा 100%। कौन सा स्थूल गति कौशल है, ये भी मैंने चर्चा की थी। सूक्ष्म गति कौशल वो होते हैं जो अंगुलियों की सहायता से होते हैं, और स्थूल वो होते हैं जो मांसपेशियों की सहायता से होते हैं। तो अंगुलियों की सहायता से कौन सा है, कागज पे वर्त अंगुली, ठीक है ना, कागज पे बड़े आयत, ये सब अंगुली, बुनाई ये अंगुली, ये अंगुली, ये अंगुली। तैरना क्या होगा, पूरा शरीर, मांसपेशियां, दौड़ना, तैरना, उछलना, कूदना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तैरना। तो ये लेवल फर्स्ट का पेपर था, थोड़ा सा फास्टली जरूर करवाया है, बट पेपर कोई समझोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।